हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार तथा लवण यानी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जिसकी 2 क्लास हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। जिसका एसिड और बेस का हमने बेसिक पहली क्लास में समझा था और दूसरी क्लास में हमने देखा कि अम्लों का वर्गीकरण किया गया है और साथ में यहाँ पर हम लोगों ने अम्लों के गुण भी पढ़ रखे हैं। तो अब यहाँ पर जो हमारा अगला टॉपिक आज का है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज यानी केमिकल प्रॉपर्टी यानी क्षार के गुण पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्षार। सबसे पहले हम लोग जिस तरह से वहां पे पढ़े थे भौतिक गुण, तो यहाँ पर भी क्या पढ़ने वाले हैं, भौतिक गुण पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात आपको हम बता दें कि इनके भौतिक गुण क्या होते हैं। आप लोग जानते भी हैं, इनका पहला भौतिक गुण तो यही होता है कि क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। तो क्या लिखेंगे, क्षार, पहला इनका पॉइंट क्या हो जाएगा, क्षार स्वाद में कैसे होते बेटा, कड़वे होते हैं। पहला पॉइंट तो इनका यही हो जाएगा कि क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। दूसरा इनका दूसरा भौतिक गुण क्या है, ध्यान से देखिएगा कि यह लाल, कैसे, लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते बेटा, नीला कर देते हैं। इनकी ये क्षमता है, भाई हर किसी की क्षमता है कुछ ना कुछ परिवर्तन करने की, इनकी भी क्षमता है कि ये लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ठीक है, अगली पॉइंट इसका ये है, अगला पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, सामान्यतः, क्या बेटा, सामान्यतः यह क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। ये क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। और चौथे अगर हम इनकी गुण की बात करें तो इनका जो नेचर होता है वह कैसा होता है बेटा, संक्षारक होता है। तो इनका नेचर कैसा होता है बेटा, तो ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं। क्या करते हैं, ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो इनका अगला गुण क्या हो जाएगा बेटा, ये प्रबल, यह संक्षारक होते हैं। संक्षारक होने का मतलब ये है कि ये अगर किसी कपड़े वगैरह पे कहीं पर पड़ जाते हैं तो उसको बेटा क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। इनका पांचवा गुण क्या हो जाएगा, यह साबुन, साबुन का नाम सुने हो, साबुन मतलब समझते हो ना, सोप, यह साबुन के समान चिकने होते हैं। यह साबुन के समान कैसे होते हैं मेरे बच्चे, चिकने होते हैं। जैसे आप साबुन को हाथ में लगाते हैं तो एकदम हाथ एकदम चिकने हो जाते हैं, उसी तरीके से ये भी क्या होते हैं, जो हमारे क्षार होते हैं ये साबुन के समान बेटा कैसे होते हैं, चिकने होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर कोई दिक्कत हो यहां तक बताओ, जल्दी से बोलो। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर इनके क्या देखे हैं, तो ये इनका बेटा क्या है, भौतिक गुण। अब हम इनके बेटा क्या देखने वाले हैं, अब हम इनके देखेंगे रासायनिक गुण। कौन से गुण, रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में सबसे पहले हम लोगों ने अम्लों में क्या देखा था, धातु के साथ क्रिया देखी थी। तो यहाँ पर भी बेटा हम लोग किसके साथ देखेंगे, तो नंबर ए हम लोग देखने वाले हैं धातु के साथ क्षारों की क्रिया। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, चाहे वो सारे के सारे अम्ल हो चाहे सारे के सारे क्षार हों, वो क्या करते हैं, हर एक धातु के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। ये बात समझ लीजिएगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी धातु हो, हम ये नहीं कह सकते बेटा कि कोई भी धातु हो जो अगर वो अम्ल या क्षार के साथ अपक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी, ऐसा नहीं है। कुछ ही धातुएं होती हैं जो अम्ल या क्षार के साथ रिएक्शन करती हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं। इसी तरीके से जब हम बेटा धातु की रिएक्शन धातुओं के साथ क्षारों की अपक्रिया कराते हैं, किसके साथ बेटा, धातुओं के साथ। तो जब धातुओं के साथ हम लोग क्षारों की अपक्रिया करवाते हैं तो यहाँ से भी क्या होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, जैसे अम्लों के साथ रिलीज होगी। जैसे कि एग्जाम्पल पे अगर इसको हम समझना चाहें कैसे, कि मान लीजिए हमने एक मेटल लिया है जिसका नाम है एल्युमिनियम, और ये एल्युमिनियम किसी क्षार के साथ रिएक्शन करेगी। मान लीजिए आपके पास है NaOH, ये NaOH के साथ जब रिएक्शन करने वाली है तो क्या होने वाला है, इसको जरा समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो यहां से ये हाइड्रोजन गैस तो रिलीज करेगा, ठीक है,
यहां से बेटा क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ध्यान से मेरी बात सुनना। और यहाँ पर बनने वाला क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनना। यहाँ से बनने वाला है कि ये सोडियम, यहाँ से हाइड्रोजन निकल चुका है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल चुका। तो यहाँ पर हमें कितने हाइड्रोजन निकालने थे, 2, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल गए। अब बचा क्या है, तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास है सोडियम, क्या बेटा हमारे पास, ये सोडियम है, ये एल्युमिनियम है, और यहाँ से बचा O2, तो बनता है सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये बना है NaLO2। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या बन गया है, NaLO2। और यहाँ पर एक बात आपको और समझनी होगी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मात्रा में, ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि यहाँ पर NH को घोला किस में गया है सर, पानी में घोला गया है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग पानी भी ले लेंगे, तो 2:2 है। अब रिएक्शन को बैलेंस करने की बारी आ गई, तो देखिए जरा यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितना हो जाता है, 4। 2 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन ये, तो टोटल ऑक्सीजन कितना हुआ मेरे बच्चे, 4 ऑक्सीजन हुआ। ये ऐसी अपक्रिया है कि इनको बेटा आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, और अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना था बेटा, 4 था, तो यहाँ पर हाइड्रोजन निकलेगा कितना, जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलने वाला है कितना, जरा काउंट कर लो, है कितना, पहले समझो तो बात को। 2 दूनी 4 और 2 ये 6, तो यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन गैस निकलने वाली है, 3 हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलने वाली है। और जबकि यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है बेटा, 2, तो यहाँ पर एल्युमिनियम कितना हो जाएगा, 2। तो ये रिएक्शंस आपको बेटा क्या करना पड़ेगा, एक बोलते हैं ना रटना पड़ेगा, तो ये रिएक्शंस क्षार के लिए आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट से इसको अगर समझना भी चाहेंगे तो आप इसको याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए कैसे बना है, लेकिन इसको आपको याद करना होगा। ठीक है, अब अगर हम इसी की रिएक्शन बेटा जिंक की रिएक्शन क्षार के साथ करवाएं, मान लीजिए आपने एक जिंक मेटल ले लिया है और इसकी रिएक्शन बेटा किसके साथ हो रही है, क्षार के साथ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर इसके कितने अणु लेने पड़ेंगे, 2, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होना है, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ठीक है, यहाँ से ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जा रही है। अब उसके बाद देखिए क्या बनने वाला है, तो यहाँ पर देखो एक बात याद रखना, यहाँ पर बहुत ही अच्छा कंपाउंड बनता है जिसका नाम है सोडियम जिंकेट। क्या बनने वाला है, तो सोडियम जिंकेट बनने वाला है। तो ये क्या बनेगा, देखो Na2ZnO2, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, इसका नाम। तो ये सोडियम जिंकेट यहाँ पर बन जाता है। तो ये रिएक्शंस आपको याद करनी पड़ेगी, इनको याद कर लेना। ठीक है, अब हम बेटा क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे दूसरी रिएक्शन जो हम लोग देखने वाले हैं वो है क्षारों की अम्ल के साथ अपक्रिया। क्षारों की अम्ल के साथ क्या पढ़ने वाले हम लोग, अपक्रिया। अब यहाँ पर देखिए इससे पहले भी आप अम्ल और क्षार की अपक्रिया पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर आप वही लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर अभी मैं जिसके बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैं पीछे करवा चुका हूँ। यहाँ पर ये अम्ल और ये हमने बेटा यहाँ पर ये हमने क्या लिया है, क्षार। ये आपका एसिड है और ये बेटा आपका क्या है, बेस है। और इनकी जब रिएक्शन होती है तो आप जानते हैं साल्ट बनता है, मतलब NaCl बनेगा, और साथ में क्या बनता है, वाटर, यानी यहाँ पर H2O बन जाएगा। तो बहुत ज़्यादा रिएक्शंस नहीं करवाऊंगा, इनको नोट कर लीजिए क्योंकि अम्ल और क्षार की रिएक्शन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको बेटा नोट कर लीजिए जल्दी से। और आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, ये रिएक्शन आपको स्वयं बनानी होगी। कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने NH4OH लिया है, तो ये हमारा क्या है, क्षार है। और यहाँ पर हमने अम्ल ले लिया HNO3 एक्वस, और इन दोनों की रिएक्शन करानी है और इसको आपको पूर्ण करना है। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। तो बेटा आप अगली रिएक्शन देखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे हम लोगों ने धात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन पढ़ी थी अम्ल के साथ, अब हम लोग पढ़ेंगे धात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड की बेटा किसके साथ अपक्रिया पढ़ने वाले हैं, क्षार के साथ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एक बात बता दें, आप लोग जवाब दीजिएगा कि जो धात्विक ऑक्साइड थे उनका नेचर कैसा था, वो क्षारीय नेचर के थे। तो अधात्विक ऑक्साइड कैसे होंगे, अम्लीय प्रकृति के होंगे। कैसे होंगे बेटा, अम्लीय प्रकृति के होंगे। तो अब जो अगला हमारा टॉपिक है उसका नाम है अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों से
अभिक्रिया। अब यहाँ पर अधात्विक ऑक्साइड कौन कौन से हो सकते हैं, यानी अधातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो तो वो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं, जैसे CO2 है, SO2 है, NO2 है, क्या है, NO2 है, SO3 है, ETC। ये सारे के सारे क्या है बेटा, अधात्विक ऑक्साइड है। और ये अधात्विक ऑक्साइड, इनका नेचर कैसा होता है, इनकी प्रकृति कैसी होती है, तो ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और अम्लीय प्रकृति का मतलब ये अम्ल के समान व्यवहार करते हैं, है ना, यही तो इसका मतलब हुआ। तो अब हम रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, क्षार के साथ करवा रहे हैं। तो जब अम्ल, ये अम्लीय प्रकृति के हैं तो ये एक तरीके से अम्ल हुए, और अम्ल जब क्षार के साथ रिएक्शन क्या करेगा तो क्या बनाएगा, जल तथा लवण बनाता है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, अधात्विक ऑक्साइड जब रिएक्शन करेगा किसके साथ, ये रिएक्शन करेगा बेटा क्षार के साथ, तो क्या बनाने वाला है, लवण बनाने वाला है और जल बनाने वाला है। क्लियर है, क्या बनाएगा, लवण तथा जल बनाएगा। एक उदाहरण लिखिए पहले, जैसे CaOH का होल ट्वाइस, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यही आपका क्या होता है, बुझा चूना होता है। क्या होता है बेटा, ये बुझे चूने का फार्मूला होता है। और इस बुझे चूने के को हम रिएक्शन बेटा किसके साथ करा देते हैं, इस बुझे चूने की अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो मान लीजिए हम इसकी रिएक्शन बेटा करवा देते हैं CO2 के साथ। किसके साथ करवाने वाले हैं बेटा, CO2 के साथ करवाने वाले हैं। और आप जानते हैं कि CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और जब आप इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो सर यहां से बनता है, ध्यान से मेरी बात सुनना, देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका एक ऑक्सीजन निकल के इसके पास जाएगा तो यहाँ पर CO3 हो जाएगा, CaCO3 बनता है यानी कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये लवण हो गया। और साथ में यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बना देगा, पानी। तो क्या बनता है, लवण तथा जल बनता है। समझ में आ गई बात। तो अधात्विक ऑक्साइड कभी भी बेटा क्षार के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, जवल, लवण तथा ये आपका जल बनाने वाला है। अगर इसी तरह से एक और आप ले लीजिए हाइड्रोक्साइड, मान लीजिए आपने NaOH ले लिया और इस NaOH की रिएक्शन आपने बेटा किसके साथ कराई, CO2 के साथ कराई। तो जब इसकी CO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होने वाला है, समझो कि वाटर तो बनना है लेकिन हाइड्रोजन एक है, तो 2 अणु लेने से 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे और ये 1 ऑक्सीजन। ध्यान से मेरी बात सुनना, 2 हाइड्रोजन और यहाँ का 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बना देगा बेटा, पानी। और यहाँ से बचा क्या, Na2, क्या बचा, Na2। और यहाँ का 1 ऑक्सीजन निकलेगा, इससे जाके जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, CO3। तो क्या बनने वाला है, सोडियम कार्बोनेट बनने वाला है। तो इस तरीके से आपको रिएक्शंस करनी होंगी और यहाँ पर आपको बिल्कुल समझ के चलना होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी तरह से रिएक्शन आप SO2 के साथ कराना चाहो तो उसके साथ भी करा लो। तो NaOH की रिएक्शन किसके साथ हो रही बेटा, SO2 के साथ हो रही। तो जब SO2 के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होने वाला, 1 ऑक्सीजन निकल के इसके पास जाएगा, इसके 2 अणु लेने पड़ेंगे, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलके यहाँ से क्या बना देगा, पानी। क्लियर है। तो यहाँ से क्या बनने वाला, Na कितने हो गए, 2, तो क्या लिखोगे, Na2 और SO3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये रिएक्शंस होंगी, तो इनको थोड़ा सा सोचेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बहुत कठिन नहीं है, क्लियर है। बाकी जो बेसिक बातें थे हम पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं, तो थोड़ा सा कोशिश ये करिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, वीडियो नंबर 2 का, इस चैप्टर का, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं अम्लों तथा क्षारकों के जलीय विलयनों में प्रबलताएं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसी में हमें पता चलेगा कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए। तो अब बेटा हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले ये हैं कि अम्लों तथा क्षारकों की जलीय विलयन में प्रबलताएं। प्रबलता का मतलब यहाँ पर क्या हो गया है, कौन ज्यादा स्ट्रांग होता है। प्रबलता का मतलब ये क्या है, स्ट्रांगनेस से है कि कौन सा एसिड स्ट्रांग होगा और कौन सा एसिड स्ट्रांग नहीं होगा। मतलब हम इस आधार पे ही बता पाएंगे
कि वो अम्ल प्रबल है या फिर वो अम्ल दुर्बल है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि जितने भी हमारे कार्बनिक अम्ल होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होते हैं, सारे के सारे दुर्बल होते हैं। तो इनको सर पहचानेंगे कैसे? मान लीजिए हम एक काम करते हैं, इसको हम समझाने के लिए आपको बताते हैं कि मान लीजिए हमने एक पात्र लिया और इस पात्र में हमने क्या लिया है, इस पात्र में हमने लिया है वाटर। ये वाटर है पहले से, ये क्या है बेटा, वाटर है। और इसमें सपोज करो हमने डाला HCl, हमने क्या डाला, HCl डाला। और यहाँ पर एक दूसरा पात्र लिया, अमाउंट सेम है, अमाउंट कितना है, लीटर में है। और यहाँ पर भी बेटा हमने क्या लिया है, अमाउंट यहाँ पर बेटा क्या लिया है, लीटर में लिया है। और यहाँ भी ये वाटर है, कितना वाटर है, लीटर भर है, 1 लीटर मान के चलते हैं। ठीक है, सेम मात्रा है वाटर की और इसमें हमने डाला है CH3COOH यानी एसिटिक एसिड। क्लियर है? और उसके बाद आपको पता है जैसे ही HCl विलयन के अंदर आएगा ना HCl जैसे ही इस वाटर में HCl को डाला और ये इसके अंदर क्या होगा, आएगा और टूटेगा तो क्या देगा, H+ और Cl-। ये बात तो तय है। इसी तरीके से आपने एसिटिक एसिड को डाला है, तो अगर आप एसिटिक एसिड को जल में डाले हैं तो ये जब टूटेगा तो क्या देगा, CH3COO- और यहां से H+ देगा। तो H+ ये भी दे रहा है और H+ ये भी दे रहा है, तो यहां तक तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। लेकिन जब इसमें प्रैक्टिकली देखा गया, पता किया गया, आपने तो ये अपेक्षा किया था कि आपने HCl डाला तो H+ देगा और यहाँ पर आपने एसिटिक एसिड डाला तो ये भी क्या करेगा, H+ देगा। बात तो सेम थी। लेकिन यहाँ पर ये देखा गया कि इसकी अपेक्षा में, इसकी यानी एसिटिक एसिड अपेक्षा में ये जो HCl के H+ है वो ज्यादा थे। मान लीजिए इसको यहाँ पर आपने कितना डाला है, 10 ग्राम डाला है, कितना, तो ये भी आप कितना डालेंगे बेटा, 10 ग्राम ही डालेंगे। तो आपने एसिटिक एसिड 10 ग्राम डाला और 1 लीटर में, और 1 लीटर में 10 ग्राम आपने HCl डाला, सेम अमाउंट में डाला, और वाटर का अमाउंट भी सेम है। लेकिन यहाँ पर H+ की संख्या क्या थी, ज्यादा थी। तो याद रखना, जिस विलयन में H+ की संख्या ज्यादा होगी वो कैसा होगा, प्रबल अम्ल होगा। और जिस विलयन में H+ की संख्या कम होगी वो कैसा विलयन होगा, दुर्बल विलयन होगा, सॉरी दुर्बल अम्ल होगा। तो इस हिसाब से हमारा जो HCl है वो कैसा हुआ, प्रबल अम्ल हुआ। और यहाँ पर ये हमारा बेटा कैसा हुआ, ये दुर्बल अम्ल हुआ। ठीक है, तो इसका कारण क्या रहा, इसका कारण ये होगा कि यहाँ पर जब हमने HCl को डाला तो HCl के जो अणु थे वो पूर्ण रूप से क्या हो गए, आयनित हो गए। लेकिन यहाँ पर ये कैसे हुए, आंशिक रूप से आयनित हुए। मतलब आपने 10 ग्राम डाला तो इसमें 10 ग्राम में जितनी भी एसिटिक एसिड की अणुएं थी वो सभी के सभी अणुओं ने H+ नहीं दिया, तभी तो इसमें H+ कम रह गए। और इसमें आपने जितने भी 10 ग्राम में HCl की अणुएं थी सबने क्या दिया, H+ दिया, सबने दिया। तो जब पूर्ण रूप से आयनित हो तो क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं, और पूर्ण रूप से आयनित ना हो तो वो हमारे क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या लिखोगे, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। और वे अम्ल जो विलयन में आंशिक रूप से, पूरी तरीके से मतलब आंशिक रूप से आयनित होते हैं उन्हें हम लोग बेटा क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए, प्रबल अम्ल का मतलब एक उदाहरण मैं देता हूं। देखिए प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, और देखिए जब हम एसिड या साल्ट को बनाते हैं, सॉरी हम एसिड का विलयन बना रहे हो या साल्ट लवण का, सॉरी क्षार का विलयन बना रहे हो, तो कभी भी आप लोग जब लैब में बनाइएगा तो कभी ये गलती मत करिएगा, क्या कि पहले आपने इसमें एसिड डाल दिया, पहले से इसमें एसिड रख दिया, अब ऊपर से पानी डालो, ये गलत मेथड है। ऐसे कभी इनका जलीय विलयन नहीं बनाया जाता। ठीक है, इसका कारण क्या है कि जब एसिड या बेस का विलयन बनाया जाता है, बात समझ रहे हो, तो इनमें से बहुत अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है, उष्मा निकलती है। तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। पिछले चैप्टर में आपको पढ़ा के आया हूं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने के फलस्वरूप क्या होती है, उष्मा की मात्रा बाहर निकलती है, वो क्या कहलाती है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो आप कभी भी एसिड का जब जलीय विलयन बनाते हैं तो क्या होती है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, यानी वहां से बेटा क्या होती है, हीट बाहर निकलती है। तो जैसे H2SO4 है या HCl है या HNO3 है, इनका जब भी आप जलीय विलयन बनाएंगे तो बड़ा सोच समझ के बनाएंगे। हाथ में ग्लव्स वगैरह पहन के आप बनाइएगा,
अन्यथा पता चले कि इतनी ज्यादा हीट निकल रही कि आपका हाथ ही जल जाए, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और गलती क्या नहीं करनी है, आपको एसिड में पानी नहीं मिलाना है, पानी में एसिड मिलाना है, ये सही मेथड है। ठीक है, पहले पानी ले लीजिए, और इसमें धीरे धीरे एसिड को मिलाते जाइए, और एक रॉड ले लीजिए किसी चीज की, और उसको उस तरीके से क्या करिए, घुमाते जाइए, आपका सोल्यूशन तैयार होता जाएगा, जब कभी आपको अम्ल या क्षार का जलीय विलयन बनाना है। ठीक है, तो प्रबल अम्ल को इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, इनकी पहचान क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड जलीय विलयन में, किसमें बेटा? जलीय विलयन में, जलीय विलयन में पूर्ण रूप से, किसमें बेटा? पूर्ण रूप से आयनित का मतलब आयन में टूट जाते हैं, आयनित होते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें हम लोग, जैसे आपने HCl लिया, क्या लिया बेटा आपने? HCl लिया, और जैसे ही आपने HCl को काहे में डाला? पानी में डाला, यानी HCl को एक्वस का मतलब इसको HCl का जलीय विलयन पानी में डालते हैं तो यहां से मिलता है H+, और यहां से बेटा क्या मिलता है? Cl-, तो ये एक्वस हो जाएगा। तो ये हमारे क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है, या एक और आप ले लीजिए HNO3, आपने इसको डाला तो ये टूटेगा H+ में और NO3- में। यहाँ पे एक्वस लिखना क्योंकि ये पानी के अंदर है। ठीक है, ये क्या है? पानी के अंदर। तो ये हमारे क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं? प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं या आयनित हो जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। उसका ये उदाहरण है। तो दुर्बल अम्ल क्या होंगे? इसी का जस्ट उल्टा परिभाषा हो जाएगी। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड। वीक एसिड का मतलब है कि बेटा जलीय विलयन में आंशिक रूप से, कौन से रूप से बेटा? आंशिक रूप से क्या होते हैं? आयनित होते हैं। किसमें बेटा? आंशिक रूप से आयनित होते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, आपने मान लीजिए CH3COOH लिया, एक्वस सॉल्यूशन, और यहां पर क्या हुआ? ये टूटेगा CH3COO- और यहां से H+, तो ये कहाँ है? पानी के अंदर है, और ये भी कहाँ है? पानी के अंदर है। इस कंडीशन में क्या होती है? देखिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है कि कुछ मात्रा में जो CH3COOH है, CH3COO- है, एसिटेट आयन है, वो H+ आयन से क्या करेगा? रिएक्ट कर जाता है, जुड़ जाता है, फिर से क्या बना लेता है? एसिड, एसिटिक एसिड बना लेता है। तो ये पूरी तरीके से क्या होता? आयनित नहीं होता, आंशिक रूप से आयनित होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके उदाहरण एक और लिख लीजिए। जैसे आपने पढ़ा होगा H2CO3, तो ये भी आपका एक दुर्बल अम्ल है। या फिर आप यहाँ पर देखिए, आपने नाम सुना होगा टार्ट्रिक अम्ल का। टार्ट्रिक अम्ल का नाम सुने हो ना? कहाँ मिलता है? इमली में मिलता है। इमली खट्टी किसकी वजह से होती है? टार्ट्रिक अम्ल की वजह से होती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात बेटा किसकी की है? अम्ल की बात की। जब क्षार की बात करेंगे तो क्षार के केस में क्या हो जाएगा? अम्ल क्या करते हैं? H+ देते हैं। अम्ल क्या करते हैं? H+ देते हैं, जबकि क्षार क्या करते हैं? OH- देते हैं। ठीक है, तो यानी वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रबल क्षार कहते हैं। और जो क्षार आंशिक रूप से विलयन में क्या होते हैं? आयनित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार कहते हैं। ठीक है, तो इसको बेटा आप जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो यहां पर एक बात इससे ये पता चलता है कि जो प्रबल अम्ल होता है तो वो कैसा होगा? जितना ज्यादा एकांक आयतन में, कोई आपने एक सोल्यूशन लिया है, उसके इकाई आयतन में जितना ज्यादा H+ होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर है? और अगर मान लीजिए दो सोल्यूशन की आप तुलना कर रहे हैं तो जिसमें H+ की संख्या ज्यादा होगी वो प्रबल होगा, जिसमें H+ की संख्या क्या होगी? कम होगी, वो क्या होगा? दुर्बल होगा। यही कहानी किसके केस में होगी? क्षार के केस में होगी कि अगर किसी विलयन के अंदर दो सोल्यूशन आप ले लीजिए कि जिस विलयन में OH की मात्रा ज्यादा होगी वो क्या होगा? प्रबल क्षार होगा। जैसे KOH है, NOH है ना, BaOH का होल ट्वाइस है, ये आपके क्या है? प्रबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल की बात, सॉरी, प्रबल क्षार है ये।
तो दुर्बल क्षार क्या होंगे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड है आपका, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपके सब क्या है? दुर्बल क्षार है। क्लियर है? तो इतनी बात याद रखना। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कोई भी विलयन स्ट्रांग होगा या वीक होगा, ये किस पर निर्भर करेगा? ये निर्भर करेगा H+ पर। तो जितना ज्यादा H+ होगा वो उतना प्रबल अम्ल होगा, और जितना H+ कम होगा वो क्या होगा? उतना दुर्बल अम्ल होगा। कब? जब दो विलयन की आप क्या करेंगे? तुलना करेंगे, दो अम्लों की तुलना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही क्षार के भी केस में होगा। तो आप अगर इसकी परिभाषा, क्षार की परिभाषा क्या लिखोगे? वे विलयन या वे क्षार जिनको जल में घोलने पर वो पूर्ण रूप से क्या होते हैं? आयनित हो जाते हैं, उनको प्रबल क्षार कहते हैं। और जो आंशिक रूप से आयनित होते हैं उनको क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार कहते हैं। इनके उदाहरण लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिकेटर यानी सूचक क्या होते हैं, इनको भी पढ़ना होगा। सूचक का मतलब ही होता है हमको सूचना मिलती है, तो इनके बारे में भी हम लोग कल की डेट में पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग pH स्केल के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।